अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अज़ीज़ तलबा, इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर में एसी मशीन्स के लेक्चर चूँकि हम आगाज़ कर चुके हैं, तो एसी मशीन का हमारे पास जो टॉपिक चल रहा है वो है कैलकुलेशंस अबाउट ट्रांसफार्मर ईएमएफ। ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन के हवाले से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि किस तरह ट्रांसफार्मर का डाटा अगर आपको दिया है तो आप उसकी प्राइमरी साइड के या सेकेंडरी साइड के पैरामीटर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन ये मैंने दोबारा यहाँ पे लिखी है। हमने लास्ट लेक्चर में इसको प्रूव किया था। EMF इज इक्वल टू 4.44 5M मैक्सिमम फ्लक्स इन कोर, F फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी, N नंबर ऑफ टर्न्स। इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम फ्लक्स जो होता है वो कोर की फ्लक्स डेंसिटी और कोर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के बराबर होता है। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास ट्रांसफार्मर की EMF इक्वेशन है, इसको हम प्राइमरी साइड पे भी यूज़ कर सकते हैं, सेकेंडरी साइड पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपने ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पढ़ी है कि सेकेंडरी के वोल्टेज और प्राइमरी के वोल्टेज के दरमियान निस्बत को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं, या सेकेंडरी की टर्न्स और प्राइमरी की टर्न्स के दरमियान निस्बत को भी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं, या प्राइमरी की करंट और सेकेंडरी करंट के दरमियान निस्बत को भी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं, या सेकेंडरी की इंड्यूस्ड EMF और प्राइमरी की इंड्यूस्ड EMF के दरमियान निस्बत को भी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। तो ये आपने फार्मूले, ये इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है। ये हमारे पास ट्रांसफार्मर की अलामत है। इसमें आप देख सकते हैं कि प्राइमरी को जो वोल्टेज फ्राहम किए जाते हैं उसको V1 से ज़ाहिर करते हैं, प्राइमरी में चलने वाली करंट को I1 से, जबकि प्राइमरी की वाइंडिंग में पैदा होने वाली EMF को या इंड्यूस्ड EMF को E1 से ज़ाहिर करते हैं, प्राइमरी की टर्न्स को N1 से ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह जब सेकेंडरी साइड पे जाते हैं तो सेकेंडरी वाइंडिंग की जो टर्न्स होते हैं उनको N2 से ज़ाहिर करते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड EMF को E2 से ज़ाहिर करते हैं, जबकि सेकेंडरी में चलने वाले करंट को I2 से ज़ाहिर किया जाता है, और सेकेंडरी के टर्मिनल पर मिलने वाले वोल्टेज को V2 से ज़ाहिर करते हैं। अजीज़ तलबा, एक बात यहाँ पे हम याद रखिएगा कि अगर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की उसने आपको रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस नहीं दी तो प्राइमरी पे फ्राहम किए गए वोल्टेज और प्राइमरी में पैदा होने वाली EMF आपस में बराबर होती है। अगर उसने आपको इस सर्किट की कोई रेजिस्टेंस नहीं दी तो इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहे, उसने वोल्टेज ड्रॉप को नज़रअंदाज किया है। तो उस सूरत में प्राइमरी पे फ्राहम किए गए वोल्टेजेस और प्राइमरी में पैदा होने वाली इंड्यूस्ड EMF आपस में बराबर होती है। इसी तरह सेकेंडरी साइड पे भी अगर उसने आपको सर्किट की रेजिस्टेंस नहीं दी, इस सर्किट की रेजिस्टेंस नहीं दी, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में पैदा होने वाली इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू सेकेंडरी साइड पर मिलने वाले टर्मिनल वोल्टेज होते हैं उसके बराबर होती है। ये उस सूरत में होगी अगर उसने आपको ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की रेजिस्टेंस नहीं दी, ठीक है, तो V1 E1 के बराबर होंगे, E2 V2 के बराबर होंगे। तो इन चीज़ों का जानना आपके लिए ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसको दोबारा से आपको बताया है। तो आते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में दो एग्जांपल्स की थी कि किस तरह से आपको पेपर में या सब्जेक्ट के अंदर कैलकुलेशन करने को मिल सकती हैं। तो आज हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जांपल नंबर 3, कि उसने आपको किस तरह का डाटा दिया होता है, क्या चीज़ मालूम करनी होती है, फिर आप उसमें EMF इक्वेशन को या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के फार्मूले को किस तरह अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है। इसमें कहता है कि आपके पास एक ट्रांसफार्मर है, उसकी रेटिंग है 25 kVA, यानी कि 25 kVA का एक ट्रांसफार्मर है। उस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी की जो टर्न्स हैं N1 वो है 500, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग की जो टर्न्स हैं N2 वो है 50। इसके अलावा कहता है कि उसने जो प्राइमरी साइड पे जो सप्लाई फ्राहम की है उस सप्लाई के वोल्टेज हैं 3000, उनको हम E1 भी कहेंगे, यानी कि प्राइमरी की EMF। तो 3000 वोल्टेज फ्राहम किए प्राइमरी साइड पे, जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी वो है 50 हर्ट्ज, सप्लाई जो फ्राहम किया उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज या 50 साइकिल फी सेकंड। अब कहता है मालूम क्या करना है, प्राइमरी वाइंडिंग में चलने वाली करंट I1 मालूम करें, सेकेंडरी साइड पे चलने वाली करंट I2 मालूम करें, मजीद इसके अलावा कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग में पैदा होने वाली EMF E2 फाइंड करें, मजीद कहता है कोर का मैक्सिमम फ्लक्स फाइंड करें कि कितना कोर फ्लक्स पैदा कर रही है। तो ये 4 चीज़ों को हमने मालूम करना, जबकि ये डाटा उसने आपको दिया हुआ है। तो अजीज तलबा, I1 मालूम करने के लिए या I2 मालूम करने के लिए, अब देखें उसने हमें ट्रांसफार्मर की रेटिंग यानी कि पावर दी है 25 kVA,
और ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी साइड के वोल्टेज भी दिए हैं 3000। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है पावर मालूम करने का, P इज इक्वल टू VI। तो ये पावर का फार्मूला है, P अगर वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आ जाएगी VA में, ज़ाहरी पावर। और यहाँ पर उसने आपको पावर दी हुई है 25 kVA और प्राइमरी के वोल्टेज दिए हैं 3000। तो आप इस फार्मूले में प्राइमरी के वोल्टेज और ये पावर की वैल्यू पुट करके आप प्राइमरी साइड का करंट आसानी से मालूम कर सकते हैं। देखें कैसे, I1 इज इक्वल टू P ओवर V1। तो आप इस फार्मूले से आप I1 मालूम कर सकते हैं। पावर उसने दी है आपको 25 kVA और वोल्टेज भी दिए हैं प्राइमरी के 3000। तो आप प्राइमरी साइड पे चलने वाली करंट को मालूम कर सकते हैं। फार्मूले में वैल्यू पुट करें, I1 इज इक्वल टू पावर दी है उसने 25, K को ख़त्म करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये kVA में है और वोल्टेज सिर्फ वोल्ट में है। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि यहाँ वोल्ट को K में ले जाएं, किलो वोल्ट में ले जाएं, या पावर को किलो वोल्ट kVA से VA में ले जाएं। तो हमने क्या किया है, यहाँ से किलो को ख़त्म किया 1000 से मल्टीप्लाई करके और वोल्टेज की वैल्यू पुट की है 3000। तो अब आपके पास करंट जो है वो एम्पियर में आएगा। तो 25,000 को तकसीम करें 3000 पे तो आपके पास करंट की वैल्यू आएगी 8.33 एम्पियर। ये आपके पास I1 की वैल्यू आ गई। 25,000 को 3000 पे तकसीम करेंगे तो 8.33 आपके पास प्राइमरी साइड पे करंट की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने सेकंड साइड पे करंट की वैल्यू मालूम करनी है। तो जिस तलबा देखिए उसने आपको प्राइमरी की टर्न्स और सेकेंडरी की टर्न्स दी हुई हैं और प्राइमरी की करंट आपके पास आ गई है। तो अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को बराबर रखें आपस में, N2 भी है आपके पास, N1 भी है, I1 आपने फाइंड की है तो I2 आप फाइंड कर सकते हैं इन दोनों को बराबर रख के। तो I2 मालूम करने के लिए N2 ओवर N1 इज इक्वल टू I1 ओवर I2। ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का फार्मूला है। इन दोनों वैल्यूज को हमने बराबर रखा है। N2 भी है आपके पास, N1 भी है, I1 आपने फाइंड किया है तो I2 आप फाइंड कर सकते हैं। तो I2 फाइंड करने के लिए I2 इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, I1 N1 ओवर N2 इधर जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास सेकेंडरी साइड का करंट भी आ जाएगा। मैं इस फार्मूले को दोबारा ऊपर लिख रहा हूं, I2 इज इक्वल टू I1 इंटू N1 ओवर N2। तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें, I2 इज इक्वल टू I1 की वैल्यू आपके पास 8.33 मल्टीप्लाई N1 की वैल्यू दी उसने 500 तकसीम N2 की वैल्यू है 50। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी 83.3 एम्पियर। ये आपके पास I2 की वैल्यू आ गई है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी आपको समझ आ गई होगी। अब आपने मालूम करना है E2, सेकेंडरी साइड पे पैदा होने वाली EMF। तो अजीज तलबा देखें, प्राइमरी के वोल्टेज उसने 3000 दिए हैं वो E1 के बराबर हैं, प्राइमरी साइड की EMF के बराबर हैं। अब E1 आपके पास मालूम है, आपके पास N1 भी है, N2 भी है, I1 भी है, I2 भी है। तो इस कैटेगरी को, इसको अगर आप इसके बराबर या इसके बराबर रखकर, इसको इसके बराबर या इसके बराबर रखकर आप E2 आसानी से फाइंड कर सकते हैं। मसलन N2 ओवर N1 इज इक्वल टू E2 ओवर E1, यानी कि इन दो वैल्यूज को आपस में बराबर रखा। चूंकि सारी वैल्यूज आपस में बराबर हैं, इसको और इसको आपस में बराबर रखा है। N2 ओवर N1 इज इक्वल टू E2 ओवर E1। तो इस फॉर्मूले की मतलब आपके पास N2 भी है, N1 भी है, आपके पास E1 भी है। ये प्राइमरी के वोल्टेज E1 के बराबर है। तो आप E2 या V2 आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो इसमें वैल्यू पुट करें, E2 आपने फाइंड करना है
N2 ओवर N1 और E1 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू पुट करें, E2 इज इक्वल टू N2 की वैल्यू 50 और N1 की वैल्यू 500 मल्टीप्लाई E1 की वैल्यू या V1 की वैल्यू 3000। तो इनको कैलकुलेट करें, आपके पास E2 की वैल्यू आ जाएगी। 50 को 3000 से ज़रब दें और 500 पे तकसीम करें तो आपके पास E2 की वैल्यू आ जाएगी 300 वोल्ट। इनको कैलकुलेट किया तो हमारे पास 300 ये आंसर आया है। E2 सेकेंडरी की इंड्यूस्ड ईएमएफ जो उसने मालूम करने के लिए कहा है। अब हमने मालूम करना है मैक्सिमम फ्लक्स, कोर के अंदर कितना फ्लक्स क्रिएट हो रहा है। तो अब आपके पास ये इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन की मदद से इस इक्वेशन को आप प्राइमरी साइड पे यूज कर लें या सेकेंडरी साइड पे यूज कर लें, दोनों में से किसी भी सूरत में यूज करके आप इसका मैक्सिमम फ्लक्स मालूम कर सकते हैं। इसको अगर हम प्राइमरी साइड पे मालूम करें, यूज करके मालूम करना चाहते हैं फ्लक्स, तो इतना यूज होगा E1 इज इक्वल टू 4.44 5m F N1, यानी कि हमने प्राइमरी साइड पे इस इक्वेशन को यूज किया है। तो हम आपके पास E1 भी है, E1 यानी कि 3000 प्राइमरी के वोल्टेज। मैक्सिमम फ्लक्स आपने मालूम करना है, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी उसने दी हुई है आपको 50 और आपके पास प्राइमरी की टर्न्स भी हैं N1 इज इक्वल टू 500। तो आप उसमें वैल्यू पुट करें, आपके पास फ्लक्स आ जाएगा। E1 की वैल्यू है 3000, 4.44 5m आपने मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी है 50 और नंबर ऑफ टर्न्स है आपके पास प्राइमरी की 500। तो अजीज तुलबा 4.44 5m आपने मालूम करना है, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 50 है और N1 है आपके पास 500। तो ये E1 की वैल्यू 3000, इसको कैलकुलेट करें, आपके पास 5m की वैल्यू आ जाएगी। मैक्सिमम फ्लक्स 5m इज इक्वल टू 3000 डिवाइड बाय 4.44 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 500, यानी कि 4.44 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 500, तीनों मल्टीप्लाई होकर इसके नीचे आकर डिवाइड हो जाएंगी। तो आपके पास मैक्सिमम फ्लक्स आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करके 3000 पे तकसीम करेंगे, 3000 को उन पे तकसीम करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम फ्लक्स आ जाएगा 0.027 वेबर। ये वेबर में आपके पास मैक्सिमम फ्लक्स आ गया है। तो अजीज तुलबा, अगर आप इस मैक्सिमम फ्लक्स को वेबर से मिली वेबर में लेके जाना चाहते हैं तो मिली वेबर में 27 मिली वेबर आएगा। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिली वेबर में आ जाएगा। एक मिली जो है वो 10 की ताकत -3 के बराबर होता है। तो आपने वेबर को मिली वेबर में लेके आना है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में लेके आना है, तो आपने इसको 1000 से ज़रब देनी है। बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में आ रहे हैं तो आपने 1000 से ज़रब देनी है। अगर आपने छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाना है तो 1000 पे तकसीम करना है। तो हमने बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में आए हैं, 1000 से ज़रब दी है तो वो 27 मिली वेबर। यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है। अगर आप इसको मिली वेबर में लेके आना चाहते हैं तो आप 1000 से ज़रब दे के लेके आ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल। इसमें आपने देखा कि किस तरह हमने दोबारा से ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के फार्मूले को अप्लाई करके किस तरह करंट और सेकेंडरी की ईएमएफ मालूम की है, और फिर हमने इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए किस तरह मैक्सिमम फ्लक्स फाइंड किया है। तो मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद आज रिवाइज करता हूँ कि उसने आपको ये डाटा दिया है, रेटिंग दी है 25 kVA, प्राइमरी की टर्न्स 500, सेकेंडरी की टर्न्स 50, प्राइमरी के सप्लाई वोल्टेज 3000 जो कि ईएमएफ के भी बराबर है, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 50 है, प्राइमरी करंट, सेकेंडरी की इंड्यूस्ड ईएमएफ और मैक्सिमम फ्लक्स कोर का ये आपने मालूम करना था। तो आपने इस फार्मूले की मदद से I1 मालूम किया है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के फार्मूले से आपने I2 फाइंड किया है, फिर आपने दोबारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के फार्मूले से E2 की वैल्यू फाइंड की है, फिर आपने ईएमएफ इक्वेशन की मदद से आपने मैक्सिमम फ्लक्स मालूम किया है।
तो अज़ीज़ तलबा, इस न्यूमेरिकल के ज़रिए भी हमने आज इस चीज़ को लर्न किया है कि किस तरह अगर ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी साइड पे और सेकेंडरी साइड पे अगर उसने कुछ पैरामीटर्स आपको दिए हैं तो कुछ पैरामीटर्स कैसे मालूम कर सकते हैं। तो पैरामीटर्स मालूम करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के फार्मूले को और ईएमएफ इक्वेशन को किस तरह अप्लाई करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।